हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सबको पता है हमारी मगध साम्राज्य की सीरीज़ चल रही थी जिसमें कि लास्ट में हमने एचएसएनएम, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश को किया था। अब हर्यक वंश की कैपिटल क्या थी? राजगृह, जिसकी 544 में बिंबिसार ने स्थापना की। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, कैपिटल वैशाली, 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने। उसके बाद आता है नंद वंश, जिसकी स्थापना महापदानंद ने की थी और जिसका लास्ट किंग था धनानंद। धनानंद ने 305 में चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया। चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। तो उसके बाद आता मौर्य वंश, जो कि 322 से लेके 185 ईसा पूर्व तक चला, 137 साल। और किस किस ने राज किया? तो पहले संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद उसका लड़का बिंदुसार ने, उसके बाद उसका लड़का अशोक ने, उसके बाद ऐसे ही चलते चलते लास्ट में बृहदत्त, और बृहदत्त के बाद उसका सेनापति पुष्यमित्र उसकी हत्या कर देता है, उसके खिलाफ विद्रोह कर देता है और वो जीत जाता है। तो यहीं से मौर्य काल के द एंड होता है और स्टार्ट होता है शुंग वंश। मौर्य काल में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध, जो कि अशोक और अनंत के बीच में लड़ा गया था। कहाँ? कलिंग, आज के ओडिशा में। इसी युद्ध के बाद अशोक, जो कि बौद्ध धर्म को अपनाता है। आज बात करेंगे पुष्यमित्र द्वारा स्टार्ट किया गया वंश, शुंग वंश या कण्व वंश या फिर ब्राह्मण साम्राज्य, जिसकी स्थापना कब होती है? 185 ईसा पूर्व में। किसके द्वारा? पुष्यमित्र द्वारा। यह कौन था? यह मौर्य साम्राज्य के लास्ट किंग बृहदत्त की सेना का सेनापति था। उसके खिलाफ विद्रोह किया, जीत गया, तो अपना खुद का वंश चला दिया, कण्व राजवंश या फिर शुंग वंश या फिर ब्राह्मण साम्राज्य। अब ये बीच बीच में बहुत छोटे छोटे राजवंश आते हैं जो जल्दी जल्दी आते हैं, जल्दी जल्दी चले जाते हैं, तो इनके बारे में जानेंगे जल्दी जल्दी। शुंग वंश स्थापना पुष्यमित्र ने, कैपिटल विदिया। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है? उस समय, आज मतलब 185 बीसी में, इसने भरहूत सपूत का निर्माण किया था। ये क्या था? सपूत था, भरहूत, उसका निर्माण। इसका लास्ट वंश का किंग था देवभूति। अब देवभूति के बाद आता है वासुदेव, जिसने कि 73 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या करके अपना खुद का वंश चलाया। कौन सा? कण्व वंश। तो कण्व वंश की स्थापना करी वासुदेव ने 73 बीसी में। और इसका भी लास्ट किंग होता है सुशर्मा। कण्व वंश में इतना कुछ खास नहीं था, तो कण्व वंश का लास्ट किंग होता है सुशर्मा, जिसकी हत्या सिमुक ने की 60 बीसी में। उसके बाद सिमुक अपना नया वंश की स्थापना करता है, सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश की स्थापना 60 बीसी सिमुक द्वारा, कैपिटल प्रतिष्ठान। यह वही वंश था, सातवाहन वंश, जिसने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का निर्माण कराया था। फिर ऐसे चलते चलते भारत में यूनानियों का आक्रमण होता है, जिसमें बैक्टीरिया के शासक डेमिस ने 190 बीसी में पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी साकल को बनाया। इसी को कहते हैं हिंदू यूनानियों या फिर बैक्टीरिया यूनानियों का काल। इसी हिंदू यूनानियों या फिर बैक्टीरियन यूनानियों के बाद आता है भारत में शंख वंश। इनके 5 कैपिटल रही थी और इसका पहला किंग कौन था? मौआ था। ये सब ऐसे छोटे छोटे राज्य थे तो बहुत छोटे छोटे समय के लिए आए और ख़त्म हो गए, पता भी नहीं चला। ये मध्य एशिया के निवासी थे, चारागाह के लिए आए थे भारत में। देख लो, जो भारत में अपने गाय भैंस चराने आए हो, यहाँ आके राजा बन गए। तो संघ शासक में भी इतना कुछ हुआ नहीं था, तो बस इसका एक महान राजा था रुद्र दामिन, जिसको बोलते हैं प्रतापी संघ किंग, जिसने कि 130 से लेके 150, अब हम एक बीसी की बात खत्म हो गई, अब हम चल रहे एडी की बात, आगे की तरफ आ गए हैं, जैसे 0 1 2 3, ऐसे 130 से लेके 150 में गुजरात में राज किया। संस्कृत भाषा पे इन्होंने बहुत जोर दिया था अपने काल में। मौर्यों ने अपने टाइम पे एक झील बनवाई थी, सुदर्शन झील। उसका जीर्णोद्धार, दोबारा मरम्मत वगैरह का काम किसने करवाया? काठियावाड़ में रुद्र दामन ने, इसीलिए इसको याद किया जाता है। और इसने कुछ का ऐसा काम क्या नहीं था। इधर ही मगध में एक और था, कौन सा वंश? कुषाण वंश, जिसके कौन मशहूर राजा थे? कनिष्क। तो राजा कनिष्क कौन से वंश के थे? कुषाण वंश। तो हमने जैसे कि बौद्ध धर्म पढ़ा था, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति भी कहाँ हुई थी? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में आज के। उस टाइम कौन था भारत में मगध के राजा? कनिष्क, जिसके शंख सावंत भी कहा जाता है। इसी का राजवेद था चरक। चरक की एक मशहूर बुक है जो उसके द्वारा लिखी गई थी, चरक संहिता। तो ये भाई 4 5 राजा बीच में आए, शुंग, कण्व, सातवाहन, यूनानी, शंक, कुषाण।
ये छोटे छोटे राजा आए गए। तो मौर्य के बाद दूसरा प्राप्त बहुत बड़ी डेंसिटी, महान वीरों का शासन किसके काल में रहा? गुप्त वंश। तो अब थोड़ा डिटेल में जानेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य वंश की स्थापना, लेकिन श्रीगुप्त ने की थी गुप्त वंश की स्थापना। गुप्त इस टाइम जो चंद्रगुप्त वन के दादा श्रीगुप्त थे जिसने इसकी स्थापना की, उस टाइम सिर्फ बिहार के मगध में ही इनका राज था। लेकिन जैसे जैसे कुषाण और सातवाहन वंश का दाएंड होता चला गया, तो वैसे ही इधर गुप्त का उदय होता चला गया। वो कम होते चले गए, ये फैलता चला गया। तो ऐसे ऐसे मगध वगैरह थोड़ा फैलते फैलते ये धीरे धीरे चल के पूरे भारत में कब्जा ले लेते हैं। इसीलिए गुप्त काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। श्रीगुप्त, उसके बाद उसका लड़का घटोत्कच, चंद्रगुप्त वन, फिर चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और लास्ट किंग विष्णुगुप्त। ये सब गुप्त वंश के राजा थे जो लाइन बाय लाइन आए। तो श्रीगुप्त और इसके लड़के घटोत्कच, इन्होंने इतना अपने टाइम पे कुछ खास किया नहीं। श्रीगुप्त ने राज किया 240 से लेके 280 तक, घटोत्कच ने राज किया 280 से लेके 320 तक। उसके बाद श्रीगुप्त का लड़का घटोत्कच का लड़का चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठता है। कौन? चंद्रगुप्त वन। कब? इसने राज किया 320 से लेके 335 तक। तो किसी ने सही कहा है, किसी की तरक्की के पीछे भी औरत का हाथ होता है और किसी के बर्बादी के पीछे भी औरत का हाथ होता है। लेकिन यहाँ चंद्रगुप्त वन की तरक्की के पीछे इसका हाथ था इसकी वाइफ कुमार देवी का। तो यहीं चंद्रगुप्त अपना स्ट्रोंग तो कर ही लेता मगध को, उसके बाद अपने पड़ोसी राज्य वैशाली की रानी कुमार देवी से शादी करता है और वैशाली को भी अपने राज्य में मिला लेता है। शादी के बाद इसके 4 चांद लग जाते हैं। उसके बाद ये अयोध्या में कब्जा करता है, कौशाम्बी में कब्जा करता है। तो ये धीरे धीरे मगध वैशाली अयोध्या कौशाम्बी सब में मिला के बड़ी डेंसिटी का एक रूप ले लेता है। कौन? गुप्त काल। ऐसे 15 साल राज करने के बाद इसका लड़का समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठता है। समुद्रगुप्त बहुत ही बलशाली, बुद्धिमान और तेज प्रतापी राजा था। इसीलिए इसने इधर ईस्ट में वेस्ट बंगाल से लेके वेस्ट में मालवा तक, नॉर्थ में हिमालय से लेके नीचे विंध्याचल तक पूरा साम्राज्य गुप्त डेंसिटी में मिला लिया था। इसकी इतनी विजेताओं को देखते हुए उस टाइम समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन घोषित कर दिया गया था। ये था असली किंग। कौन? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश की शुरुआत तो श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन इसको फैलाया किसने? पहले चंद्रगुप्त वन ने, बाद में समुद्रगुप्त ने। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, कविराज, अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक, परम भागवत के नाम से जाना जाता है। तो देखा भाई औरत की ताकत, जैसे ही शादी हुई वैसे ही गुप्तवान की शुरुआत अच्छी होने लगी। समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि हरिसेन, जो कि इलाहाबाद प्रस्तावित लेख की रचना की थी, किसके समय काल का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। दो मशहूर पर्सनालिटी, एक आर्यभट्ट जो मैथमेटिशियन के नाम से जिसे सब लोग जानते हैं, दूसरा फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता। तो ये दोनों भी समुद्रगुप्त के ही समय में भारत में थे। वो किसी ने सही कहा है कि दाग तो चांद पर भी होता है, इसीलिए गुप्त में एक दाग पड़ता है। समुद्रगुप्त का लड़का रामगुप्त जब गद्दी पर बैठता है, अब ये कैसा दाग था? तो इसी के समय पे मथुरा के संक राजा रुद्रसिम्ना ने इस पे हमला किया। तो मगध वर्सेस मथुरा के बीच में युद्ध होता है। मगध की तरफ से रामगुप्त, मथुरा की तरफ से रुद्रसिम्हा, और रामगुप्त इस युद्ध को हार जाता है। तो उसी तरह मथुरा के संक राजा के साथ एक इसकी ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी में वो क्या मांगता है? वह मांगता है रामगुप्त की वाइफ महारानी ध्रुवा देवी को। और रामगुप्त इतना मजबूर हो जाता है कि वो उसको अपनी वाइफ देने के लिए मान जाता है। तो तभी उसके भाई चंद्रगुप्त टू को इतना गुस्सा आता है कि वह अपनी भाभी के कपड़े पहन के खुद जाता है मथुरा में रुद्रसीमा के पास, और मौका देके रुद्रसीमा को बीच से काट देता है, बिल्कुल 2 हिस्से कर देता है रुद्रसीमा का। जैसे ही यह खबर पूरे मगध साम्राज्य में फैलती है, वहाँ की जनता बड़ी खुश होती है। तो इसी के साथ इसकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ जाती है। इसके मंत्री, प्रधानमंत्री सब चंद्रगुप्त टू को इतने बड़े फैन हो जाते हैं कि रामगुप्त को गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त टू को गद्दी पर बिठाते हैं। चंद्रगुप्त टू गद्दी पर बैठते ही रामगुप्त को फांसी की सज़ा दे देता है, क्योंकि इस गम को वह भुला नहीं पाया था कि हमारी भाभी का इसने सौदा कर दिया था, और वह मान गया था उसको मुआवजा देने के लिए।
फिर उसके बाद यह अपनी भाभी से शादी करता है, ध्रुवा देवी से। कौन? चंद्रगुप्त टू। इसी के समय भी बहुत फैल गया था गुप्त वंश। कहाँ तक? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट तक, लेकिन साउथ में नहीं, सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश तक। कौन सा काल बह गया था? गुप्त काल। इसीलिए कहते हैं गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। चंद्रगुप्त टू को ये तो पता था कि साउथ में हमारा फैल नहीं पा रहा, तो वो क्या करता है, वो अपनी बेटी की शादी किससे करता है? रुद्रसेना टू से। अब ये कौन था? वाटिका नरेश। कौन? रुद्रसेन। ये वाटिका कहाँ की डेंसिटी थी? ये थी साउथ भारत की। इसीलिए नॉर्थ भारत में गुप्त राज्य और साउथ भारत में इनके सगे संबंधी हो गए थे, इसलिए इसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त टू का कब से कब तक राज रहा? 380 से लेके 415 तक, पूरे 35 साल। इसने ही विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। इसी के समय में ही चीन से चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत में आता है और वह भारत भ्रमण करता है। इसका राज्य कवि कौन था? शाब। जैसे कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन, वैसे ही इसका राज्य कवि कौन था? शाब। इसी के टाइम में 9 रत्न, 9 विद्वान, जिसको बोलते हैं, किसके टाइम पे थे? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। एक चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, एक चंद्रगुप्त थे ये जो गुप्त वंश में थे। अब नवरत्न कौन कौन थे? कालिदास, अमर सिंह, घटरमन, शुंक, शपवंत, धन्वंतरी, वेताल भट्ट, वीररूपी, वारामिरी। तो ऐसे ही चलते। इसके बाद इसकी गद्दी पर कौन बैठता है? इसका लड़का कुमार गुप्त, जो कि 415 से लेके 454 तक, जो कि पूरे 39 साल राज करता है। कुमार गुप्त को गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता था। अब इसने विद्या के समय में बहुत काम किया। क्या काम किया? आज के बिहार के राजगीर में एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी। कौन सी? नालंदा विश्वविद्यालय। ये इतनी फेमस, इतनी मशहूर थी कि बहुत ही दूर दूर तक, चाइना, रसिया, अमेरिका तक के लोग बाग यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। लेकिन इसको नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। वो जानेंगे खिलजी के समय में। जैसे हमने जाना था चंद्रगुप्त टू के नवरत्नों में एक था कालिदास, जो कि कुमार गुप्त के समय में था। अब कालिदास ने भी 3 नाटक लिखे थे। कौन कौन से? सबसे पहले अभिज्ञान शकुंतलम। ये क्या था भाई? ये थी लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत विद शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी थी? कालिदास ने। दूसरी लिखी थी विक्रमोर्वशीय, ये भी नाटक था। तीसरी मालवय विकांगनी मित्रम, ये भी किसने लिखी थी? कालिदास ने। 2 महाकाव्य भी थे। कुमार गुप्त के समय की बात चल रही है ये सब। कौन कौन से? रघुवंशम, कुमार संभव। और 2 खंडकाव्य भी थे। कौन से? मेघदूत और ऋतु संहार। कुमार गुप्त ने एक यूनिवर्सिटी बनवाई, एक मंदिर भी बनवाया था, दशावतार मंदिर। कहाँ ये? ललितपुर यूपी में, देवगढ़। जैसे कि हमने बौद्ध धर्म में जाना था, अजंता में बहुत सी गुफाएं थी, 29 गुफाओं में, जो आजकल वर्तमान में केवल 6 ही शेप है, जिनमें गुफा नंबर 16 और 17 गुप्त काल की ही है। देख लो, गुप्त काल में बौद्ध धर्म का भी कोई ना कुछ बीच में इंटरलिंक होता रहता है। उसके बाद कुमार गुप्त के बाद उसका लड़का गद्दी पर बैठता है। कौन? सकंद गुप्त, 455 से लेके 467 तक। कौन? सकंद गुप्त। इसी के समय में मध्य एशिया का हुन्स एम्पायर भारत की तरफ नज़र डालता है और वह भारत पर हमला करता है। लेकिन उसका सामना किससे होता है? सकंद गुप्त से, जो कि इसको भारत में घुसने नहीं देता। किसे? हुन्स एम्पायर को। इसने क्या क्या किया था? इसने पहले गंधार पे कब्जा किया, तक्षशिला विश्वविद्यालय इसने पूरी जला दी थी, जला के नष्ट कर दी थी। लेकिन सकंदगुप्त इसको हरा के भारत से बाहर खदेड़ देता है। सकंदगुप्त के बाद, जैसे ही सकंदगुप्त की मृत्यु होती है, उसके बाद ही इसका गुप्त काल का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और किसका अपवर्ड ग्राफ चलता है? हुन्स वंश का एम्पायर फैलता जाता है, गुप्त वंश का कम होता जाता है। ऐसे चलते चलते इसका लास्ट किंग कौन था? विष्णुगुप्त। और उसके बाद गुप्त वंश खत्म हो जाता है। तो इसके डाउनफॉल का कारण क्या थे? सबसे पहले हुन्स वंश का हमला, दूसरा सकंदगुप्त के पास गुप्त एम्पायर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जो कि इसके चाचा के लड़के और इनके उत्तराधिकारी के बीच में फैल जाता है। और तीसरा, वहाँ के लोकल राजा भी इनके खिलाफ विद्रोह करने लग गए थे और धीरे धीरे लोकल राजा भी अपने अपने राज्य में राज करने लग गए थे। तो यही कारण था गुप्त वंश खत्म होने का। तो अब 2 औरतों का इनके बीच में रोल आया। एक तो कुमार देवी, वैशाली की रानी, जिसने चंद्रगुप्त वंश से शादी की, जिससे चंद्रगुप्त का काल का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। दूसरी
ध्रुवा देवी जो कि रामगुप्त की वाइफ थी, बाद में चंद्रगुप्त टू ने इससे शादी कर ली और रामगुप्त की मौत का कारण भी कौन थी, वही थी। तो ये था भाई गुप्त काल। गुप्त काल में कुछ मशहूर आदमी थे, हरिसेन, कालिदास, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे, आर्यभट्टम, सूर्य सिद्धांतम। कुमारगुप्त जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सुश्रुता जिसको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। तो ये सब था महान साम्राज्य गुप्त काल के बारे में, जिसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।